नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। मित्रों, आज हम देखेंगे इस वीडियो में हिंदी की जो शिक्षण विधियां हैं उसके 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं मित्रों पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता भाषा के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। क्या पूछा है, कौन सी विशेषता है जो भाषा के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, यानी कि भाषा की विशेषता कौन सी इनमें से नहीं है। तो पहली है भाषा वाचिक या उच्चरित है। तो मित्रों, आपको मैंने पहले भी बता दिया कि जो भाषा है वो क्या होता है, मोस्टली मौखिक होती है ना, यानी कि वाचिक, मौखिक या उच्चरित कुछ भी कह सकते हैं। तो ये विशेषता तो है इसकी, ठीक है। इसके अलावा है भाषा वैयक्तिक होती है, भाषा समाज सापेक्ष प्रक्रिया, इन दो में से ही होगा। भाषा अस्थायी व परिवर्तनशील होती है, तो बिल्कुल सही है। भाषा जो है आपकी वो अस्थायी होती है, क्यों? क्योंकि स्थायी नहीं होती और ये बदलती रहती है, सही है ना। तो क्या है कि ये अस्थायी व परिवर्तनशील होती है, तो ये भी इसकी विशेषता है। अब दो विकल्प बचे, इन्हीं में से उत्तर आएगा या तो समाज सापेक्ष है, यानी कि समाज द्वारा मिलती है, या फिर किसी व्यक्ति विशेष। तो आपको पहले ही बता दिया कि जो भाषा है मित्रों वो क्या होता है, भाषा अर्जित है मित्रों, ठीक है। ये पहले मैंने बता दिया, भाषा अर्जित है। और अर्जित किन के द्वारा करेंगे, समाज के बड़े लोगों से करेंगे ना, परिवार के लोगों से करेंगे, वे भी सामाजिककरण का हिस्सा है। तो समाज सापेक्ष प्रक्रिया है, ये क्या इसकी विशेषता है। जबकि किसी व्यक्ति विशेष ने भाषा को नहीं बनाया, तो ये इसके संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। दूसरा विकल्प है ना, दूसरा विकल्प सही उत्तर यहाँ पे रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए मित्रों, व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषता कौन सी नहीं है। जो व्याकरण अनुवाद विधि है, जिसे भंडारकर विधि भी कहा जाता है, डॉक्टर भंडारकर की, इस विधि में है ना, लेकिन डॉक्टर भंडारकर कहा जाता है कहाँ पे, संस्कृत में, याद रखना है ना। तो इसकी विशेषता कौन सी नहीं है पूछा है, ठीक है। बताओ कौन सी इसकी विशेषता नहीं है। तो दो भाषाओं के मध्य अनुवाद प्रक्रिया होती है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। दो भाषाओं के मध्य अनुवाद प्रक्रिया होती है, बिल्कुल होती है। इसमें दो भाषाएं होती है, एक मातृभाषा होती है, यानी कि मातृभाषा की सहायता बिल्कुल ली जाती है, और फिर दूसरी होती है वो लक्ष्य भाषा होती है, जो भी भाषा सिखाई जाती है, हिंदी या अंग्रेजी जो भी, ठीक है। तो इसमें दो भाषा के मध्य अनुवाद प्रक्रिया चलती है, सही है। पहले द्वितीय भाषा का व्याकरण पढ़ाया जाता है, ये इसकी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता इसकी कि हमेशा इसमें पहली जो भाषा होती है उसका व्याकरण नहीं पहले पढ़ाया जाता है, दूसरी भाषा का फिर पढ़ाया जाता है पहली भाषा का। तो ये भी इसमें सही है। इस विधि का विरोध जॉन बेसडो ने किया था, बिल्कुल सही है। 18वीं सदी में जॉन बेसडो थे, उन्होंने इसका विरोध किया था, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो व्याकरण अनुवाद विधि है इसमें सही तरीके से, मतलब कि जो व्याकरण ही पढ़ाया जाता है, तो फिर जो भाषाई जो दक्षता है वो इसमें डेवलप नहीं होती। ये भी विशेषता सही है कि जॉन बेसडो ने इस विधि का विरोध किया। ये विधि केवल तीनों विशेषताएं हो गई ऊपर वाली, कौन सी नहीं है पूछा है, ठीक है। तो ये विधि केवल हिंदी शिक्षण के लिए ही उपयुक्त है। वैसे नेगेटिव आ गया है, ऐसे पकड़ सकते हो, या फिर हिंदी शिक्षण नहीं, केवल भी नेगेटिव आ गया, हिंदी शिक्षण के लिए नहीं है, बल्कि ये इंग्लिश, संस्कृत सभी शिक्षण में चलती है। तो यहाँ पे चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 2 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के लिए। निम्न में कौन सी पद्य शिक्षण की विधि है। मित्रों, पद्य शिक्षण की विधि पूछा है, कौन सी है ना। तो देखो, पद्य शिक्षण, काव्य शिक्षण, कविता शिक्षण, मुख्य उद्देश्य है रसानुभूति करना। इसमें गीत विधि बिल्कुल चलती है, प्राथमिक स्तर पर गीत विधि चलती है। अभिनय विधि भी पद्य शिक्षण की विधि, और खंडान्वय विधि भी है ना, जिसमें क्या किया जाता है, जैसे पूरा पद्य या अनुच्छेद रहता है, उसकी टुकड़ों में क्या कर दी जाती है, खंड खंड में उसकी व्याख्या की जाती है। जैसे मैं बताऊँ, 4 लाइनों का ये है, ठीक है, पैसेज। इसमें क्या करेंगे, पहले एक एक शब्दों का बताएंगे अर्थ क्या होता है, फिर इसकी व्याख्या करेंगे, फिर इस लाइन की करेंगे, फिर इस पंक्ति की व्याख्या करेंगे, फिर इसकी करेंगे ना, खंड बना के करेंगे, और फिर एक साथ पूरे पद्य की या गद्यांश की व्याख्या की जाती है। ये होता है पद्यांश की खंडान्वय विधि, ठीक है। यानी ये भी पद्य शिक्षण की अच्छी विधि है। इसे प्रश्नोत्तर विधि भी कहा जा सकता है, इसी का एक रूप है। तो उपयुक्त सभी पद्य शिक्षण की विधियां हैं। चौथा विकल्प यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। चौथा प्रश्न है मित्रों, दल शिक्षण विधि का श्री गणेश कहाँ हुआ। अच्छा प्रश्न है, दल शिक्षण विधि, इसका श्री गणेश कहाँ हुआ। मैंने बता दिया आपको, वीडियो के संदर्भ में कोई भी प्रश्न आ जाए, तुक्का मारना है तो अमेरिका मारना, ठीक है। और अगर आ रहा है तो फिर सोच के बताना, क्योंकि कुछ वीडियो का फ्रांस में भी हुआ है श्री गणेश, ठीक है। तो दल शिक्षण विधि का सबसे पहले प्रयोग हुआ मित्रों अमेरिका। कहाँ पे हुआ, अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में सबसे पहले इसका श्री गणेश हुआ। होता क्या है इसमें, छात्रों के इसमें मतलब क्या है कि शिक्षक का जो दल बना दिया जाता है और वो दल में पढ़ाते हैं, ठीक है।
और जो बाहरी जो विशेषज्ञ है उनकी भी आवश्यकता इसमें होती है। लेकिन यानी कि इसमें समूह तो बन जाएंगे, लेकिन ये याद रखना इसमें जो जो भी चीज़ पढ़ाई जाएगी है ना, जो पाठ्य वस्तु या कह दूँ मैं विषय वस्तु होती है ना, वो हमेशा क्या रहेगी मित्रों, वो एक ही रहेगी, उसका टॉपिक एक ही रहेगा। फिलहाल दूसरा विकल्प सही है चौथे प्रश्न में। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक पाठ्य पुस्तकों का गुण नहीं है। देखो पाठ्य पुस्तक के आपने गुण पढ़े होंगे, कुछ आभ्यंतरिक है कुछ बाहरी है ना, तो गुण कौन सा नहीं है पूछा है। तो स्व उद्देश्यता यानी उद्देश्यता, बिल्कुल जो भी चीज़ पाठ्य पुस्तक में आएगी वो उद्देश्यपूर्ण होगी, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, ये तो विशेषता है। रोचकता यानी कि ऐसे पाठ्य पुस्तक में ऐसी विषय वस्तु रहे या पाठ्य वस्तु रहे जो बालक में पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न करे, ये भी है। सार्थकता होती है कि जो भी उस पाठ्य पुस्तक में शब्द आ रखे हैं, जो भी वाक्य आ रखे हैं, जो भी अर्थ, जो भी शब्द वर्ण आ रखे हैं, शब्द आ रखे हैं, वाक्य आ रखे हैं, गद्यांश आ रखे हैं, पाठ आ रहे हैं, सभी का क्या होना चाहिए, सभी का अर्थ होना चाहिए, बिना अर्थ के कोई भी चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये भी इसकी विशेषता है। पृष्ठ पेषण ये इसकी विशेषता नहीं है, ये इसकी एक दोष कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि पृष्ठ पेषण होता है क्या है, पृष्ठ पेषण होता है मित्रों किसी चीज़ को बार बार दोहराना। जैसे पाठ्य पुस्तक में कोई आ गया, कोई वाक्य आ गया, जैसे राम खाना खाता है, ठीक है, ये वाक्य आ गया मित्रों, राम खाना खाता है, तो ये शुद्ध होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो ऐसे आ जाता है, राम खाना खाता खाता है, यानी कि कुछ चीज़ें दो बार आ गई है ना, ये दो बार आ गई है, तो इसका मतलब ये पृष्ठ पेषण है, जो गलत है, इसके गुण नहीं है ये, ठीक है। तो तीसरा विकल्प यहाँ सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 कहता है मित्रों, क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा क्या होता है। देखो मित्रों, क्रियात्मक जो अनुसंधान है विद्यालय तक ही सीमित रहेगा, ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी, ठीक है। स्टीफन एम कोरे ने इस सबसे पहले यहाँ पे इस पर प्रतिपादन किया था क्रियात्मक अनुसंधान का। और अगर पूछे कि ये शब्द किसने दिया, तो बताना कोरियर ने, ठीक है, कोरियर ने इस शब्द को दिया था सबसे पहले, कोलियर है वो। तो इसमें क्या होता है, शिक्षक अपनी तात्कालिक समस्याओं पर विचार करता है, बिल्कुल सही चीज़ है ये तो। विद्यालय की समस्याओं का शीघ्र और सही निदान होता है, बिल्कुल मैंने बता दिया कि विद्यालय तक ही सीमित है, यानी विद्यालय के अंदर की जो समस्याएं हैं, यानी कि छात्रों से संबंधित समस्या होगी, पाठ्य वस्तु से संबंधित होगी, विद्यालय का जो मतलब भौतिक वातावरण होगा उससे संबंधित, शिक्षक की कोई समस्या है, प्रधानाचार्य की कोई समस्या, ये सारी समस्याएं इसमें सही है। शिक्षकों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति और शोध कार्य प्रवृत्ति जागृत होती है, ये भी करना सही है। कैसे कि मतलब शिक्षक क्या करेंगे, अनुसंधान करेंगे, वैज्ञानिक क्या करते हैं, अनुसंधान करते हैं, निष्कर्ष तक पहुँचते हैं, वो चीज़ शिक्षक कर रहे हैं। या मतलब कोई भी विद्यालय का कार्मिक होगा वो ये कर सकता है, छात्र, शिक्षक, प्रधानाचार्य है ना, कोई भी, तो ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी क्रियात्मक अनुसंधान में होता है। चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 6 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 के लिए। प्रश्न संख्या 7 देखो, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री होगी। उच्च प्राथमिक स्तर मित्रों 6 से 8 वाला है, उसके लिए क्या करना, उनको कहानी की रचना करवानी है, तो कौन सी चीज़ उपयोगी सामग्री के रूप में रहेगी, चित्रकथाएं, बिल्कुल चित्रों को देखकर वो कहानी रचना कर सकते हैं, ठीक है, तो ये तो सही है। श्यामपट, जैसे श्यामपट है वहाँ पे आप अधूरी कहानी लिख सकते हो, या किसी को भी खड़ा करके कि पूरी कहानी लिखो, या फिर आप जैसे आधी लिख दी डॉट डॉट डॉट, आधी लिख दी डॉट डॉट डॉट, है ना, यानी वो भी करवा सकते हो, मतलब कहानी की रचना करवानी है तो बिल्कुल श्यामपट भी इसमें क्या है, सहयोगी है। और फ्लैश कार्ड होते हैं जिनमें चित्रों के माध्यम से होती है फ्लैश कार्ड में, तो वहाँ पर भी कहानी या किसी चीज़ की रचना की जा सकती है, यानी उपयुक्त सभी माध्यमों से रचना की जा सकती है भाई उच्च प्राथमिक स्तर पर कथा या कहानी की। चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 7 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। व्याकरण भाषा का निम्न में से किसका साधन है। अच्छा प्रश्न है। देखो व्याकरण को भाषा का क्या कहा जाता है, प्राण तत्व कहा जाता है ना। व्याकरण भाषा का प्राण तत्व माना जाता है मित्रों। भाषा पहले आती है, याद रखना, जैसे 1 से 5 तक भाषा ही पढ़ाई जाती है, फिर 6 से कक्षा 6 के बाद क्या पढ़ाई जाती है, 6 से व्याकरण की शुरुआत। किसने कहा था कक्षा 6 से व्याकरण पढ़ाया जाना चाहिए, याद रखना, रायबर्न महोदय, WM रायबर्न महोदय, उनका आगे एक प्रश्न आ रखा है उनसे संबंधित देखना। तो वे रायबर्न ने कहा था कक्षा 6 से व्याकरण की शिक्षा आरंभ करनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब जो भाषा, जो व्याकरण है ना, वो भाषा का अनुसरण भी करता है, ठीक है। तो जो व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है वो भाषा में संबंधित क्यों दिया जाता है, त्रुटि बोलने कोई नहीं है, शुद्धता। तो मित्रों व्याकरण है ना भाषा का शुद्ध रूप है, परिष्कृत या परिमार्जित रूप है। पहला विकल्प सही है प्रश्न संख्या 8 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है, मुस्कुराकर किसी शब्द को स्पष्ट करना है। अच्छा प्रश्न है, मुस्कुराकर के किसी शब्द को स्पष्ट करते हैं तो वो क्या होता है। प्रश्न सीटेट लेवल 2 में आ चुका है ये 2 बार प्रश्न मित्रों।
मुस्कुराकर, देखो व्याख्या विधि में मुस्कुराना संबंधित नहीं होगा, आपको पता, ना ही अर्थ विस्तार में होगा, ना ही परिभाषा बताना में। अभिनय विधि में होता है क्या, हालांकि पात्र की जरूरत होती है, साज सज्जा की जरूरत होती है, यहाँ पे साज सज्जा करके फिर मुस्कुराना ये जरूर नहीं है। लेकिन अभिनय विधि में होता क्या है, अंगों का हाव भाव होता है, आंगिक हाव भाव, ठीक है, अंगों का हाव भाव होता है ना, हाव भाव संचालन होता है, वही हो रहा है यहाँ पे, मुखमंडल से मुस्कुरा रहा है, यानी अभिनय विधि है। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 9 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। भाषा शिक्षण में बालकों की विस्मृति को रोकने के लिए क्या आवश्यक है। भाषा शिक्षण में बालक क्या करें, विस्मृति करें, यानी कि कुछ चीज़ भूल रहे हैं, उस भूलने को रोकने के लिए क्या आवश्यक है बताओ। सीखना, प्रेरणा, अभ्यास या क्रमबद्धता। तो देखो क्रमबद्धता से पढ़ोगे तब नहीं बोलोगे ये नहीं है, तो नहीं है ना। सीखना, भाई सीख तो रहे हैं लेकिन भूल रहे हैं उस चीज़ को सीखने को, तो फिर ये तो संबंधित नहीं है ना। और प्रेरित करोगे, कोई चीज़ भूल रहे हैं तो उसमें क्या प्रेरित करोगे भाई, हैं, वो तो मतलब कि स्वाभाविक हो रही है, भूलोगे वो तो। लेकिन भूलने को दूर कब किया जा सकता है, जब बार बार अभ्यास करोगे, ठीक है। जी ये प्रश्न क्यों देख रहे हो, हालांकि ये प्रश्न क्या देखे हुए नहीं है आपके, देखे हुए, लेकिन क्यों देख रहे हो, क्योंकि आपने पहले देखे ये चीज़, ये आप भूल चुके हो, ठीक है। कुछ इनमें से भूल चुके हो, वापस क्या कर रहे हो, वापस रिवाइज कर रहे हो, वापस अभ्यास कर रहे हो। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 10 में मित्रों। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11वें के लिए। शानदार प्रश्न, देखो बनाए हुए प्रश्न है ये, बुक में एज इट इज़ जो कि तो नहीं मिलेंगे, इसका फ़ायदा यही है आपको वीडियो देखने का, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न से बिल्कुल अच्छे फ़ायदा मिल रहा है। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। देखो मित्रों ये 20-20 प्रश्न साइको वगैरह इनके हैं, क्योंकि काफ़ी प्रश्न मैंने जो मोस्ट थे वो करवा दिए। 30 प्रश्नों का मैं पर्यावरण के लिए ज़रूर वीडियो कंटिन्यू लाता रहूँगा। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। भाषा लिखित ही होती है, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था होती है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कोई भी संबंध नहीं होता है। तो देखो मित्रों जो भाषा होती है ना वो लिखित ही होती है, तो ये गलत है, ठीक है। भाषा लिखित होती है नहीं, भाषा मौखिक भी होती है मित्रों। क्या, भाषा मौखिक भी होती है, जरूर नहीं कि लिखित ही हो, ये गलत है। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है नहीं, व्याकरण भाषा का अनुसरण करता है, क्योंकि 1 से 5 तक भाषा चलती है, फिर 6 से 8 व्याकरण चलता है, तो व्याकरण भाषा के बाद है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका, ये भी गलत है यहाँ पे। भाषा और बोली में कोई भी संबंध नहीं होता है, तो ये गलत है। भाषा और बोली में संबंध कुछ तो होता है, नहीं, बिल्कुल गलत है। भाषा क्या होती है, नियमबद्ध व्यवस्था होती है मित्रों, बिल्कुल सही कथन है भाई ये, है ना, बिल्कुल सही कथन है कि जो भाषा है वो मित्रों नियमबद्ध व्यवस्था होती है। दूसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12वें में। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। मौन वाचन जो शिक्षण है मित्रों, एक शेषवर वाचन होता है और एक मौन वाचन होता है, ठीक है। तो देखो मौन वाचन जो शिक्षण है ना मित्रों, इसका उद्देश्य कौन सा नहीं है पूछा। मनन शक्ति का विकास, तार्किक योग्यता का विकास बिल्कुल होगा। मौन वाचन करेंगे तो चीज़ें बिल्कुल याद होगी। तो मनन है, चिंतन है, तार्किक है, या फिर मैं कहूँ विश्लेषण है, ये सारी चीज़ें योग्यताओं का विकास होता है। तो उपयुक्त सभी हो सकता है, लेकिन कब नहीं होगा, क्योंकि उसका उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो झिझक और संकोच दूर करना, इसके लिए मौन वाचन नहीं किया जाता। मौन वाचन तो किया जाता है अर्थ ग्रहण करने के लिए, अर्थ ग्रहण करने के लिए, है ना, किसी भी चीज़ का अर्थ अच्छी तरह से समझने, ग्रहण करने के लिए मौन वाचन किया जाता है। झिझक और संकोच दूर करने के लिए शेषुर वाचन है मित्रों, याद रखना। शेषुर वाचन का प्रमुख उद्देश्य, ये प्रश्न पहले करवा भी चुका हूँ मैं, है ना, इसको हटा दो। तीसरा विकल्प आपके सही उत्तर रहेगा प्रश्न संख्या 12वें में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें पर। रचना शिक्षण में श्यामपट्ट कार्य करना चाहिए। जो रचना शिक्षण है उसमें श्यामपट्ट कार्य करना चाहिए, करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दोनों या कोई नहीं। ये प्रश्न बिल्कुल बनाया हुआ, एक बार ये प्रश्न सीटेट में पूछा गया है, ठीक है ऐसे। तो देखो मैंने अभी पहले बता दिया, चाहे रचना किसी भी चीज़ की हो, कहानी वगैरह, अभी हमने प्रश्न पढ़ा था 7वां प्रश्न था वो, कि जो रचना की जाती है उसमें कहानी रचना थी, वो श्यामपट्ट पे की जा सकती, बिल्कुल की जा सकती, उस पर आप निवारण कर सकते हैं। तो रचना देखो जैसे ये श्यामपट्ट है, ठीक है, इस पे जैसे कविता की रचना की जा सकती है, कुछ भी रचना कर सकते हैं ना, निबंध पत्र, तो रचना कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं। पहला विकल्प सही है प्रश्न संख्या 13वें में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14वें पर। एक उत्तम शिक्षण विधि हमेशा होती है। एक उत्तम शिक्षण विधि हमेशा क्या होती है, अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। एक उत्तम शिक्षण विधि किसे कहते हैं जो हमेशा होती है, क्या होती है, गतिशील होती है, स्थिर होती है, उपयुक्त, दोनों या सामूहिक।
तो देखो मित्रों, उत्तम जो शिक्षण विधि है ना वो सामूहिक और व्यक्तिगत भी तो हो सकती है ना, तो इसको हटाऊंगा मैं। उपयुक्त दोनों होगी, यानी कि स्थिर एक सी होगी। देखो एक सी नहीं होगी भाई, स्थिर नहीं होगी, उपयुक्त दोनों हट जाएगा अपने आप, स्थिर नहीं होगी तो यहाँ होगी गतिशील। कैसे मैं बताऊँ, जैसे एक शिक्षण विधि का प्रयोग शिक्षक करता है तो उस शिक्षण विधि से कुछ ही बालकों को समझ में आ रहा है ना, कुछ थोड़े से बालक और हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो शिक्षण विधि, तो शिक्षक विधि को क्या करेगा, शिक्षक चेंज करेगा, उसकी जगह दूसरी शिक्षण विधि लाएगा, यानी कि गतिशील। गतिशील है ये तो स्थिर काम पे हुई वो है ना, पहला विकल्प यहाँ पे सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15वें पर। शानदार प्रश्न है, प्ले वे सजेशंस पुस्तक किसने लिखी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये। प्ले वे सजेशंस पुस्तक, यहाँ 80% छात्र इसे चुनेंगे विकल्प एक को, बिल्कुल गलत है। हेनरी कोल्डवेल कुक खेल विधि के जनक है, इनकी पुस्तक का नाम केवल इतना ही है भाई, प्ले वे, ठीक है, केवल प्ले वे ही है। यहाँ पूछा प्ले वे सजेशंस, यानी खेल विधि के संबंधित सुझाव किसने दिए, तो सजेशन नाम आ गया ना आगे प्ले वे के, तो WM रायबर्न की पुस्तक है ये, ठीक है। WM रायबर्न ने इसमें भाषा शिक्षण संबंधी खेल विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण संबंधी सुझाव दिए हैं। इन जैसे कि किसी भी शब्द की या फिर वाक्य की रचना खेल खेल के रूप में कर सकते हो, दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 15वें में। बाकी भोलानाथ तिवारी की बात करूँ जिन्होंने एक परिभाषा दी कि भाषा एक निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निकली हुई सार्थक ध्वनियों का समूह है जिसका विश्लेषण व अध्ययन किया जा सके, ये भोलानाथ तिवारी ने परिभाषा दी। जबकि श्रीमती एस के जो कोचर थी ना मित्रों, इन्होंने शानदार परिभाषा दी है कि जिस प्रकार एक सैनिक को लड़ने के लिए, देखो एक सैनिक को लड़ने के लिए क्या चाहिए, हथियारों का ज्ञान होना आवश्यक है, उसी प्रकार एक शिक्षक को शिक्षण करने के लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग ज्ञान जरूरी होता है। ये श्रीमती एस के कोचर ने परिभाषा दी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दूसरा विकल्प यहाँ सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 16वें में। मौन वाचन की गति बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय, ये भी पढ़ ही चुके हैं ऊपर। मौन वाचन की गति बढ़ानी है हमें ना, जल्दी जल्दी मौन वाचन करना, तो क्या करेंगे, अधिक समय अध्ययन करोगे नहीं, पढ़ने में मन लगाओगे ये भी नहीं, तो उपयोग सभी में नहीं होगा। पढ़ने में मन लगा के फिर मौन वाचन गति बढ़ जाएगी क्या? अर्थग्राह्यता में त्वरितता बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें देखो मौन वाचन में दो ही अपनी जो ज्ञानेंद्रिय हैं वो काम में ली जाती है, ठीक है। एक तो ली जाती है नेत्र, ये तो ज्ञानेंद्रिय है, मस्तिष्क वो ज्ञानेंद्रिय नहीं है लेकिन शरीर का अंग है, ये दो चीज़ें इसमें क्या काम ले जाती है, यानी जल्दी जल्दी उस चीज़ को नेत्र से देखो और मस्तिष्क में ग्रहण करो, ठीक है। तो अर्थ ग्रहण करते हुए ना अर्थग्राह्यता में त्वरितता ये गति बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय है, तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 16वें में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 17वें पर मित्रों। निम्न में से कौन सी एक पठन की विधि नहीं है? अच्छा प्रश्न है, पढ़ने की विधि कौन सी नहीं, तो पठन की विधि चारों ही है भाई, चारों ही क्या, चारों कहाँ से हो गई, क्योंकि पठन की विधि नहीं है बहुत सारे। ध्वनि साम्य विधि में समान ध्वनि के शब्द सिखाए जाते हैं, रेल जेल मेल खेल, है ना, या चाचा दादा काका पापा नाना ना, समान ध्वनि आई वो, तो ये तो पठन की विधि है। देखो और कहो विधि में अगर पूछ लिया मुख्य रूप से किसके स्वरूप की पहचान की जाती है, शब्द अक्षर या वाक्य, तो याद रखना इसमें शब्द की करवाई जाती है। यानी श्यामपट पर शिक्षक शब्द को लिख लेता है और छात्र को खड़ा करके पूछता है ये क्या लिखा, देखो और कहो, ये भी विधि है। समवेत पाठ विधि या जिसे कहते हैं समूह पाठ विधि, पहले शिक्षक आदर्श वाचन करेगा, उसी का फिर समूह में अनुकरण करेंगे छात्र, वे समवेत पाठ विधि हुई, ये भी है पाठ, है ना, पठन की विधि है भाई ये तो। अनुकरण विधि ये लिखित संबंधी होती है, रूपरेखा में भी आती है ना, यानी लिखित में भी होती है, उच्चारित में होती है ना, इसमें पठन की मुख्य रूप से यह विधि नहीं है मित्रों। चौथा विकल्प आपके सही रहेगा प्रश्न संख्या 17वें में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18वें पर। एकांकी से नाटक की रिक्त स्थान का ही संबंध होता है, एक घटना एक से नई घटनाओं, कोई भी घटना नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसको तो हटा दो, कोई भी घटना नहीं, शून्य घटना ये भी हटा दो। एकांकी और नाटक में क्या होता है मित्रों बताओ, देखो नाटक और एकांकी में ज़्यादा अंतर नहीं, दोनों में एक समान विधियाँ चलती है, ठीक है, लेकिन नाटक में एक से अनेक घटनाएं होती है, लेकिन एकांकी की बात करूँ तो इसमें एक ही घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, याद रखना। अच्छा प्रश्न है, पहला विकल्प सही है प्रश्न संख्या 18वें में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 19 पर। शानदार प्रश्न है, किस विधि में जीवन की वास्तविक समस्या का समाधान स्वाभाविक परिस्थितियों में किया जाता है? जीवन की वास्तविक समस्या का समाधान करना है, लेकिन किन परिस्थितियों में, तो यहाँ से प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्वाभाविक परिस्थितियों में। ऐसा प्रश्न आपने देखा ही नहीं होगा मित्रों ये प्रश्न। समस्या समाधान विधि प्रयोजन आप दल शिक्षण या एक व दो दोनों, दल शिक्षण में नहीं होता है,
अब विकल्प या तो ये होगा, यह होगा, ये इन दोनों होगा, तो दोनों नहीं होंगे यहाँ पे। आपको बता दो, देखो एक प्रयोजना, एक समस्या समाधान, दोनों में देखो समस्या समाधान नाम है, मतलब मस्तिष्क से संबंधित है ना भाई, इसका मतलब है ये मानसिक निष्कर्षों पर आधारित इनमें हल निकाला जाता है। ठीक है, मानसिक निष्कर्षों पर आधारित निकाला जाता है। इसमें भी वास्तविक चीज़ ही होती है, वास्तविक समस्या दोनों में होती है, लेकिन इसमें मानसिक तरीके से निकाला जाता है, जबकि प्रयोजना में निकाला जाता है व्यावहारिक या स्वाभाविक रूप में उस समस्या का समाधान निकाला जाता है। दूसरा विकल्प है आपके सही रहेगा प्रश्न संख्या 29 में, 19 में। ठीक है, आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 20 पर। शानदार प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, किस आयु वर्ग के बालक को शारीरिक और मानसिक रूप से लिखने योग्य माना गया है? शारीरिक और मानसिक रूप से वो परिपक्व हो गया है, किस उम्र का? 1 वर्ष का, 4 वर्ष का, 3 वर्ष का या 5 वर्ष का? सही उत्तर होगा विकल्प चौथा मित्रों, 5 वर्ष के बालक को माना गया कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से लिखने योग्य हो गया है ना। तो मित्रों ये थे आपके हिंदी टीचिंग मेथड से हिंदी शिक्षण विधियों के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।